प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रेमचंद पूर्व युग का चित्रण किया था। प्रेमचंद पूर्व युग के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की थी और आज हम प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। प्रेमचंद युग 1917 से 1936 तक का हिंदी साहित्य में उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद जी का युग जो है 1917 से और 1936 तक का माना जाता है। प्रेमचंद युग 1917 से 1936 तक माना जाता है। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को एक नया मोड़ प्रदान किया था। अपनी कृतियों से अपने समकालीन अन्य साहित्यकारों को भी प्रेरणा इन्होंने दी। प्रेमचंद जी के लिखने के समय देश में राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो गए थे। 1917 में हमारे देश में आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था। आर्य समाज का सुधार आंदोलन तेजी से चल रहा था। प्रेमचंद जी के उपन्यासों पर तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है, क्योंकि उस समय की जो कोई भी साहित्य हो वो अपने समाज से जुड़ा रहता है और समाज में जैसी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं वो साहित्य को जरूर प्रभावित करती हैं। उन्होंने उपन्यास को तिलिस्मी और प्रेमाख्यानों की दलदल से निकालकर मानव जीवन की दृढ़ नींव पर लाकर खड़ा कर दिया। प्रेमचंद जी से पूर्व के जो उपन्यास थे उनमें तिलिस्म, जादुई और प्रेम संबंधी कथाएं अधिक थी, लेकिन प्रेमचंद जी ने जो उपन्यास लिखे उनमें मानव जीवन की दृढ़ नींव को लाकर खड़ा कर दिया। यानी प्रेमचंद जी ने जो उपन्यास लिखे उनमें मानव केंद्र में आ गया। उनके उपन्यासों की जो कथा वस्तु थी वो कल्पना प्रसून न होकर मानव जीवन की वास्तविकता से उत्प्रेरित थी। उनके उपन्यासों को पढ़कर ऐसा लगता है कि ये तो हमारे आसपास की ही कहानियाँ हैं। चरित्र चित्रण के क्षेत्र में भी प्रेमचंद जी ने नवीन परिवर्तन उपस्थित किया। उसमें उन्होंने स्वाभाविकता की प्रतिष्ठा की। जो चरित्रों का चित्रण किया उसमें काल्पनिकता नहीं थी, उसमें वास्तविक जीवन की यानी स्वाभाविक जीवन की चित्रण उन्होंने किया। उनकी सूक्ष्म दृष्टि महलों से लेकर झोपड़ियों तक, खेतों और खलिहानों से लेकर बड़ी बड़ी मीलों तक समान रूप से पड़ी। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि कोरा यथार्थवाद या कोरा आदर्शवाद जन कल्याण नहीं कर सकता। जन कल्याण के लिए आदर्श और यथार्थ का समन्वय चाहिए। अतः उनका साहित्य आदर्शों उन्मुख यथार्थवादी ही रहा। उन्होंने इस तथ्य का उद्घाटन किया कि मनुष्य का चरित्र कोई स्थिर वस्तु नहीं है, संगति और संपर्क से उसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे के पास हम बैठते वैसा ही हमारा जैसी संगति बैठिए वैसे ही गुण दिए, कि जैसी संगत में हम रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। भले आदमी बुरे बन सकते हैं और बुरे आदमी भले बन सकते हैं। अगर बुरे आदमी भले आदमियों की संगत में आ जाए और उनके साथ रहे तो वो आदमी अच्छे बन सकते हैं, और अच्छे आदमी हैं अगर वो बुरे लोगों की संगत में आ जाए तो वो बुरे बन सकते हैं। इन सब का चित्रण उन्होंने गोदान में बखूबी किया है। जो लोग यह चिल्लाते हैं ना कि कला के लिए, उन्होंने इसका खूब विरोध किया। उनका विचार था कि कला वह है जिसमें हमारी सुरुचि जागृत हो, हमें आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति प्राप्त हो, हमें शक्ति और गति आए। यही कारण है कि उन्होंने सभी समस्याओं के विषय में, चाहे वे राजनीतिक समस्या हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या धार्मिक, अपना पृथक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। प्रेमचंद जी ने इन सब में अपना अलग से ही एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। यह निश्चित है कि कहीं कहीं वे साहित्यकार न रहकर एक उपदेशक का रूप ग्रहण कर लेते। कभी कहीं ऐसा लगता है कि प्रेमचंद जी कुछ जगहों पर उपदेश सा देने लगते हैं, तो वो वहाँ पर साहित्यकार न लगकर उपदेशक लगने लगते हैं, परंतु समाज में फैली कुरीतियों को स्पष्ट दिग्दर्शन कराने में वो पूर्ण सफल हो। वो एक आम जन के चितेरे हैं और सामान्य जन की समस्याओं का उन्होंने अपने उपन्यासों में सुंदर चित्रण किया। जो सेवा सदन उनका जो पहला उपन्यास है, उस सेवा सदन में भयंकर सामाजिक दोषों का चित्रण किया है।
कि जिसमें विवश होकर हमारी कुल कन्याएं और कुल वधुएं किस तरह से वेश्या भी बन सकती हैं, कि परिस्थितियां एक इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देता है। इसमें एक सेवा सदन में दहेज की जो समस्या है उसका भी इसमें सुंदर चित्रण किया गया है। निर्मला जो कि वृद्ध विवाह अनमेल विवाह का इसमें निर्मला में चित्रण है, और दहेज अनमेल विवाह और दहेज प्रथा के जो दुष्परिणाम है उनका भंडाफोड़ इन्होंने निर्मला में किया। निर्मला उपन्यास में इस तरह से इन्होंने चित्रण किया कि अगर अनमेल विवाह होंगे और दहेज की प्रथा इसी तरह से चलती रही तो जो हश्र निर्मला का होता है उस तरह के हश्र होते रहेंगे। गबन में यह दिखाया कि स्त्रियों का आभूषण प्रेम हरी भरी गृहस्थी को किस प्रकार ध्वस्त कर देता है, कि अतिशयता कितनी खराब होती है। गोदान में किसानों की व्यवस्था तथा कर्म भूमि में जमींदार और किसानों के संबंधों का इन्होंने कर्म भूमि में वहाँ चित्रण किया है। और इसी के साथ साथ अछूतों का उद्धार, मंदिर में किस तरह से प्रवेश को लेकर नोकझोंक, म्यूनिसिपैलिटी कमेटी आदि सामाजिक जो समस्याएं हैं उन पर कर्म भूमि में इन्होंने प्रकाश डाला। प्रेमचंद जी ने हिंदी में 11 उपन्यास लिखे, जिसमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्म भूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन और गोदान प्रमुख है। प्रेमचंद जी के अन्य प्रतिभा संपन्न उपन्यास, प्रेमचंद युग के अन्य प्रतिभा संपन्न जो उपन्यासकार थे उनमें है जयशंकर प्रसाद जी, विशंबरनाथ कौशिक, बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन तथा वृंदावन लाल वर्मा। जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यासों में सुधार का मूल मंत्र निहित है। जो जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं उनमें सुधार का, कि किस तरह से समाज में जो बुराइयां हैं उनमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है, तो इसका मूल मंत्र भी उनके उपन्यासों में निहित है। कंकाल, तितली और इरावती, जो उनकी असमय मृत्यु की वजह से इरावती अपूर्ण रह गए, और कंकाल इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है। उपन्यासकार प्रसाद की भाषा न दुरूह है और न दार्शनिकता से युक्त है, वह स्वाभाविक है, फिर भी प्रेमचंद जी जैसी नहीं है, क्योंकि प्रेमचंद जी की भाषा सामान्य जन की भाषा है और प्रसाद जी की जो भाषा है वो पढ़े लिखे लोगों की भाषा है। विशंबरनाथ कौशिक उपन्यास लेखन में प्रेमचंद जी के अनुयायी थे। विशंबरनाथ या कौशिक जी ने जो उपन्यास लिखे तो वो प्रेमचंद जी की परंपरा के उपन्यासकार थे। उनके वर्णन, उनके कथोपकथन, पात्रों का चरित्र चित्रण सभी कुछ प्रेमचंद जी के समान है, परंतु मन को आंदोलित करने की जितना अधिक क्षमता कौशिक जी में है उतनी प्रेमचंद जी में नहीं है। माँ और भिखारिणी इनके 2 उपन्यास, और दोनों ही बहुत ही समाज की जो बुराइयां हैं उनको चित्रण करने वाले और श्रेष्ठ उपन्यास है। बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चंद जैन, चतुरसेन शास्त्री आदि उपन्यासकार प्रेमचंद युग के एक ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने केवल यथार्थ के नग्न चित्रण पर ही अपनी दृष्टि डाली। इनकी दृष्टि केवल वैश्यालों और मदिरालों के चारों ओर चक्कर लगाती रही। वृंदावन लाल वर्मा ने इस युग में हिंदी उपन्यास के एक विशेष अभाव की पूर्ति की। प्रेमचंद जी के पहले और बहुत से ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए थे, परंतु उनमें लेखकों का ऐतिहासिक ज्ञान ही प्रकट होता था, न कि तत्कालीन चित्रण। इतिहास के आवरण में केवल प्रेम कथाएं होती थी, और वृंदावन लाल वर्मा ने गढ़ कुंडार और विराटा की पद्मिनी उपन्यास लिखकर इस दिशा को एक नया मोड़ दिया। और भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा इस युग का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसमें पाप क्या वस्तु है इसका व्यक्तिगत ढंग से बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया, जो चित्रलेखा आपके BA प्रथम वर्ष की कक्षाओं में भी चलता है। प्रेमचंद उत्तर युग यानी प्रेमचंद जी के बाद का युग। उपन्यास साहित्य में 1936 से और 1960 ईस्वी तक के समय को प्रेमचंद उत्तर युग माना गया है। सन 1936 के उपरांत प्रेमचंद के उत्तर युग में उपन्यास क्षेत्र में व्यक्ति के मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति बढ़ी, यानी अब इसमें व्यक्ति केंद्र में आ गया। पहले समाज और मानव दोनों थे केंद्र में, और अब व्यक्ति ज़्यादा केंद्र में आ गया।
एक पात्र को विभिन्न परिस्थितियों में डालकर उसके हृदयगत भावों, प्रेरणाओं, रहस्यों का उद्घाटन और विश्लेषण करना ही उपन्यासकारों का उद्देश्य है। सामाजिक समस्याएं अब भी उपन्यास में होती हैं, परंतु लक्ष्य की होता है व्यक्ति, समाज नहीं। समाज को गौण स्थान दिया गया। इस नवीन धारा के प्रवर्तक श्री जैनेन्द्र जी ने लिखा परख, तपोभूमि, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र आदि उपन्यास इन्होंने लिखे। इलाचंद्र जोशी जी ने कथा के क्षेत्र में फ्रायड और एडर के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया। सन्यासी इनका सर्वोत्तम उपन्यास। इलाचंद्र जोशी का सन्यासी जो है वो सर्वोत्तम उपन्यास। शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी का उपन्यास के क्षेत्र में एक नवीन प्रयोग है। कथा वस्तु की दृष्टि से उसमें कोई कथा है, उसमें कोई कथा है और न घटनाओं का तारतम्य, इसलिए कोई मनोरंजन की सामग्री भी नहीं है, केवल व्यक्ति विशेष द्वारा अतीत की घटनाओं का। शेखर एक जीवनी एक इस तरह का उपन्यास है कि जैसे उन्होंने अतीत की अपनी कुछ घटनाओं को याद किया और उन घटनाओं में भी कोई तारतम्यता नहीं, और बहुत ही एक लंबा उपन्यास है। यशपाल के उपन्यासों में मार्क्सवादी सिद्धांतों का प्रचार है, जैसे दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, ये आपके उपन्यास हैं। इन उपन्यासों में लेखक ने कांग्रेस कार्यक्रम की अपेक्षा कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम को अधिक उपयोगी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। रामेश्वर शुक्ल अंचल ने श्री राहुल सांस्कृत्यायन ने जय योद्धे और सिंह सेनापति उपन्यासों में भारत के बहुत पुराने गणतंत्र की पृष्ठभूमि बनाकर कल्पित पात्रों का आश्रय लेकर और ऐतिहासिक उपन्यास धारा को एक विशेष दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न किया है। वृंदावन लाल वर्मा ने तो इस युग में ऐतिहासिक उपन्यासों की जैसे झड़ी सी लगा दी थी। उनका झांसी की रानी तथा मृगनयनी उपन्यासों ने सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की, प्रसिद्धि प्राप्त की, और यशपाल की दिव्या भी एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ऐतिहासिक वातावरण की दृष्टि में लेखक पर्याप्त सफल हुआ। चतुरसेन शास्त्री जी की वैशाली की नगर सर्वोत्तम ऐतिहासिक कृति है। गोविंद वल्लभ पंत ने अमिताभ नामक उपन्यास में गौतम बुद्ध की जीवन गाथा वर्णित की है। अंत में यह उपन्यास और जीवन और चरित्र के बीच की रचना है। अब आता आधुनिक युग। इसके अतिरिक्त भगवती चरण वर्मा के टेढ़े मेढ़े रास्ते, 3 वर्ष, प्रताप नारायण श्रीवास्तव के विदा, विकास, विसर्जन, विजय, निराला जी का अप्सरा, अलका, चोटी की पकड़, भगवती प्रसाद वाजपेयी का प्रेम पंथ, लालिमा, पिपाशा, पतिता की साधना, उपेंद्रनाथ अस्क की गिरती दीवारें, सितारों का खेल, जयशंकर भट्ट की वह जो मैंने देखा, रांगे राघव का घरौंदे, सियाराम शरणगुप्त की गोद, अमित आशा, नारी, जूझ, कंचन लता सब्रवाल का मूक तपस्वी, भोली भूल आदि उपन्यास आज के महत्वपूर्ण उपन्यास है। आज के स्वतंत्र भारत में हिंदी साहित्य के उपन्यास अंग की जितनी वृद्धि हो रही है उतनी किसी और अंग की नहीं। आज सबसे अधिक क्या लिखे जा रहे हैं? उपन्यास लिखे जा रहे हैं, और धड़ाधड़ उपन्यास लिखे जा रहे हैं। हिंदी में हिंदी के राजभाषा घोषित हो जाने के कारण अन्य भाषाभाषी विद्वान भी हिंदी की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। भारतेंदु युग में उपन्यासों के अनुवादों की धारा बड़ी तीव्रता से प्रभावित हुई थी। भारतेंदु जी के युग में उपन्यासों का अन्य भाषाओं के जो उपन्यास थे उनका अनुवाद बहुत अधिक तेजी से हुआ था। वह प्रेमचंद युग में आकर कुछ मंद पड़ गई थी। लोगों में मौलिक उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति जागृत हो गई थी। आज के युग में फिर अनुवाद की धारा तीव्र गति से आरंभ हो रही है। विभिन्न जो भाषाओं के उपन्यासों को हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है। कितना सुंदर होता है यदि भारतीय विद्वान अपनी मौलिक कृतियों से हिंदी साहित्य के क्लेवर की श्रीवृद्धि करते, परंतु फिर भी उपन्यास साहित्य बड़ी तीव्र गति से
बढ़ रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आज उपन्यास साहित्य बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है। धन्यवाद।